ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चंद्रपुर की, जहां रेत की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां आरोपी श्रवण पगारे को हत्या की कोशिश और जबरन चोरी के 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चंद्रपुर से है, जहां बड़े पैमाने पर रेत माफियाओं द्वारा रेत खनन किया जा रहा है। रेत की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत अवैध रेत परिवहन करने वालों के लाइसेंस पहले 30 दिन के लिए निलंबित किए जाएंगे। दूसरी बार उल्लंघन पर 2 महीने के लिए रद्द और वाहन जब्त किया जाएगा, जबकि तीसरी बार पाए जाने पर लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर वाहन को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जब्त किया जाएगा। राजस्व विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्यवाही के तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, जेसीबी, एक्सकेवेटर और अन्य मशीनरी सहित सभी प्रकार के वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। हालांकि आम जनता और विशेषज्ञों का कहना है कि रेत तस्करी पर असली रोक राजनीतिक संरक्षण और माफिया के समर्थन के कारण चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अवैध रेत खदानों से लाखों रुपए का राजस्व गबन हो रहा है और सख्त नियमों के बावजूद संबंधित विभागों पर राजनीतिक दबाव के चलते प्रभावी कार्यवाही की संभावनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। नंदुरबार जिले के सारंगखेड़ा क्षेत्र में आयोजित चेतक फेस्टिवल, जो दुनिया भर में अपने घोड़ा बाजार, अश्व दौड़ और सुंदरता प्रतियोगिता के लिए मशहूर है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आयोजन में व्यवस्था पूरी तरह से शून्य रही। इस वर्ष बीमार घोड़ों के लिए कोई चिकित्सीय सहायता या उपचार व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण एक बीमार घोड़ा मृत अवस्था में कहाटुल बारी महानुभाव पंथ के दत्त मंदिर के पास फेंका मिला। आयोजन में मौजूद बड़े अभिनेता, राजनेता और आयोजकों ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और नागरिकों में रोष पैदा हुआ। जबकि जिंदा घोड़ों की कीमत करोड़ों में है और मरे हुए घोड़े की कीमत शून्य रही। इस तरह की व्यापारिक मानसिकता और आयोजकों की उदासीनता ने चेतक फेस्टिवल की वास्तविक चुनौतियों और संकट को उजागर कर दिया है। नमस्कार सर, इथं या फेस्टिवलच्या निमित्ताने घोडे विक्रीला येतात आणि ते मेलेले घोडे आमच्या मंदिराच्या मानभाव आश्रमाच्या बाजूला फेकून जातात आणि ते घोडे सडले का वास येतात मग, आणि ते वासामुळे आम्हाला आमचा प्रकृतीला त्रास होतो। आता आम्ही ही कमी कुठं करायची, हे लोक ऐकत नाही। तर आता कार्यक्रम आहे 21 ते 1 डिसेंबरचं 11 दिवस पोथी आहे ते मानव पंथाची, आणि इथे लोकांना वास येईल, संत येतील, तर आम्ही कसं करावं, काय करावं आता? तर पुढचं काम तुम्ही पहा बाबा। नंदुरबार जिल्ह्यातली शहादा तालुक्यातील प्रसिद्ध अशा सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिवलमध्ये अश्वांचा मरणाचा प्रकार समोर आलेला आहे। ते मेलेले अश्व हे सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना त्रास होईल अशा ठिकाणी फेकले जातात, ज्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर त्रास उद्भवत आहे। या संदर्भात पशु विभाग म्हणून आपल्या डिपार्टमेंटकडनं काय कारवाई करण्यात येत आहे, कशा पद्धतीने याची नोंद घेतली जाते? जे आपल्या सारंगखेड्याच्या दरवर्षी भरणाऱ्या यात्रेमध्ये आपल्या विविध राज्यातनं जे अश्व विक्रीसाठी येतात, ते त्याची साधारणतः संख्या ती 2000 ते 2500-2600 पर्यंत असते। त्यांनी निमित्ताने पशुधन विभागामार्फत तेथे जे आलेली अश्वसंख्या आहे त्याची अश्वांची संख्या लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी आपण त्या आजारी अश्वांवर उपचार करण्यासाठी आपण जिल्ह्यातील अतिरिक्त जो आपले आहे अधिकारी व कर्मचारी यांचे आपण साधारणतः प्रत्येक आपण जे पथक नेमतो, त्या पथकाला आपण साधारणतः 2-2 दिवस आपण त्याची नेमणूक करतो। सध्या यावर्षी आपण दिनांक 4 तारखेपासून तर दिनांक 27-12 पर्यंत आपण विविध पथकांची नेमणूक केली आहे। एका पथकामध्ये पशुधन विकास अधिकारी ते पथक प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत व त्यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी पशुधन पर्यवेक्षक किंवा सहाय्यक पशुधन अधिकारी यांना नेमणूक केली आणि सोबत आपण एक परिचर किंवा एक वर्णोपचार दिलेला आहे। आता आपण ज्या औषध बाजारात जे काही येतात अश्व, ते त्यांच्या मालकाच्या मागणीप्रमाणे, त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आपण आपल्या पथकामार्फत त्यांना उपचार केले जातात आणि योग्य तो उपचार केला जातो। आता मी दिनांक म्हणजे 4 शनिवारी मी स्वतः यात्रेमध्ये भेट दिली होती। त्या आमच्या पशुधन खात्यामध्ये तो शनिवारपर्यंत साधारणतः 6 तारखेपर्यंत एकूण 47 जनावरांना औषधांवर औषधोपचार केले होते। अशा पद्धतीने आता जे काय आपण म्हणतो की मृत पहिले पावले,
तर आतापर्यंत आमच्या खात्यामार्फत की जे औषध अश्व मृत पावले त्याबद्दल अजून काही असा आम्हाला नोंदणी अजून काही आम्हाला असं कळवण्यात आले नाही. सतत एखादा साथीचा आकार वगैरे असला तर आम्हाला काय बोलवलं नाही. तर आता सध्या अजून आम्ही सालावादाप्रमाणे आपण जे अश्व बाजारात जे घोडे सहभागी होतात त्यांचा आपण एक ग्लँडर्स नावाचा जो एक आजार असतो जो अश्वांमध्ये आढळतो की तो त्याच्यापासून व त्याचं आपण एक संरक्षण करतोय. म्हणजे दरवर्षी आपण त्यातले जे सहभागी झालेले अश्व असतात त्यातले आपण साधारणतः 15 ते 20% अश्वांचे आपण रक्त नमुने जमा करून आपण पुणे येथे आपण चाचणीसाठी पाठवतो. आणि त्यामुळे आपण दरवर्षी ती जर रोग आहे का नाही याची फक्त त्याची फक्त एक आपलं संरक्षणाचं काम करतो. जसं आपण एखादं रोगाचं सर्वेक्षण करतो रेग्युलर, म्हणजे आजार आहे का नाही असतो का नसतो तरी आपण एखाद्या गोष्टीचं सर्वेक्षण करतो. त्या पद्धतीने त्या ग्लँडर्स आजाराबद्दल आपण सर्वेक्षणाचं काम करतो. आतापर्यंत साधारणतः त्या आजारासाठी आपण 325 घोड्यांचे रक्ताचे नमुने जमा केलेले आहेत. अजून जमा करण्याचं काम सुरू आहे. ते टप्प्याटप्प्याने आम्ही ते नमुने जमा करू. आता जे मृत पडलेले जे घोडे अश्व जर मृत पावतात त्याची विल्हेवाट जी लावण्याचं काम आहे सुद्धा मालकाड सुद्धा व्यवस्थित ग्रामपंचायतच्या सहकार्याने त्याची विल्हेवाट लावणे गरजेचं आहे. ग्रामपंचायतने त्याच्यावरती त्याची विल्हेवाट लावली जाईल व नागरिकांना त्रास होईल याबद्दल काळजी घेणं आवश्यक आहे. नंदुरबार से सीनू संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। एंटी गुंडा स्क्वाड ने नवी मुंबई से पाटनकर गैंग के फरार आरोपी श्रवण पगारे को हत्या की कोशिश और जबरन चोरी के 2 मामलों में गिरफ्तार किया। 7 दिसंबर को शिकायतकर्ता आदित्य दीपक कांबले के अनुसार श्रवण पगारे, हर्षद और अजय पाटनकर ने शिरवाडकर जॉगिंग ट्रैक पर उसे पीटा, उसके पैसे जबरन छीन लिए और पिस्तौल दिखाकर डराया। इस गंभीर मामले में सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त नासिक शहर संदीप कर्णिक, पुलिस उपायुक्त किरण कुमार वावन और छठे पुलिस कमिश्नर संदीप मिटके के निर्देश पर एंटी गुंडा स्क्वाड ने जानकारी मिलने पर 10 दिसंबर को नवी मुंबई के कामोठे इलाके में एक जिम से श्रवण पगारे को गिरफ्तार किया। नासिक से सीनू संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। महाबलेश्वर के मुख्य बाजार पेट का 100 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू होने के बाद भी हकीकत में काम अधूरा और अव्यवस्थित दिख रहा है। आकर्षक सड़कें, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का वादा करने वाला ये प्रोजेक्ट अब धूल बिखरे पत्थर, मिट्टी और गड्ढों से नागरिकों और पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। पिछले वर्ष में काम की गति केवल कागजों तक सीमित रही और 20 दिसंबर तक दिनेश मेडिकल से पुलिस स्टेशन तक का मार्ग पूरी तरह तैयार नहीं हो सका। अचानक खुदाई, अधूरी सड़कें, जेसीबी खड़ी होने से ट्रैफिक जाम और धूल मिट्टी ने व्यापारियों और पर्यटकों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। नागरिकों का कहना है कि काम की गति, आयोजन और नियंत्रण में गंभीर खामियां हैं, जिससे परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से धुंधला पड़ गया है और अधिकारियों को 20 दिसंबर तक मैदान में उतरकर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। सितारा से सीनू संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।